इसको शुरू करेंगे अभी। डे 4 केटीजी थर्मो। थोड़ा सा एक बार मैं रिकैप कराना चाहता हूँ, आप भी रोज रोज इसको जो है रिकैप करने की आदत डालो कि हाँ भाई अभी क्या चल रहा था, क्या क्या हमारे लिए काम का है, क्या क्या हमारे लिए काम का है। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्विक रिकैप अगर देखें तो हमने पढ़ा था, अभी बात हो रही थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी बात हो रही थी। इसके अंदर एक बात आई थी कि जो साइन क्यू का वही साइन डब्ल्यू का रखना होता है। तो डेल्टा अगर क्यू के साथ लगा दिया तो यहाँ पे डी यू रखना पड़ेगा और यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू रखना पड़ेगा। एक तो ये बात थी। दूसरी बात हमने डेल्टा यू का फॉर्मूला लिखा था, अच्छे से लिखना। क्या था? एफ बाई टू एन आर और टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1, फॉर्मूले वाली कॉपी में होना चाहिए। T2 माइनस T1 ये था। इसका अगर तुम कहो तो इसका मैं एक शॉर्ट फॉर्म भी बता सकता हूँ जिससे क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म है लेकिन वो फेल वाला नहीं है, ऑलवेज वैलिड वाला है। ऑलवेज वैलिड सारे प्रोसेस में चलेगा। फॉर ऑल प्रोसेस सारे प्रोसेस में चलेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। क्या है वो शॉर्ट फॉर्म? देखिए क्या है वो शॉर्ट फॉर्म, वो देखिए यहाँ लिख देता हूँ। देखिए यहाँ से जो ये f/2 है और साथ में ये r है, ईमानदारी से देखो तो f/2r को तुम कहते हो cv, बस। तो इसी का शॉर्ट फॉर्म जो हमेशा वैलिड होगा वो क्या हो जाएगा, देख लो, वो हो जाएगा ncv और टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1। ncv और टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1। ये किसकी वैल्यू लिख दी हमने? ये हमने लिख दी डेल्टा यू की वैल्यू। cv देख के लगता है कि ये तो सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम पे लगेगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं। कैसे नहीं है, सोचो। ये जो रिलेशन है ये कब लगता है? हमेशा लगता है, सारे प्रोसेस में लगता है। बस मैंने दिमाग लगाया, इसमें से f को हटाया, r को हटाया और 2 को हटाया और इसके जगह पे cv लिखा है। इसका मतलब हमने तो ये सोचा ही नहीं कि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात है, हमने तो बस उसमें जो दिखा वो लिख दिया। कहीं mg लिखा हुआ दिखा, हमने उसको वेट लिख दिया। तो ऐसा थोड़ी है mg अलग है वेट अलग है, तो ऐसे नहीं। तो हमने इसमें से इसी को देख के लिखा है, तो ये सारे जगह वैलिड होगा। इस बात को समझने की आदत डालनी पड़ेगी कि हमने इसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा है। एक बात तो ये है। अच्छा, फिर हमको आराम से कुछ चीज़ याद होती हैं। हमने इंडिकेटर डायग्राम पढ़ा था, इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम को बोलते हैं पीवी डायग्राम। उस इंडिकेटर डायग्राम में, यानी कि जिसका नाम तुमने दिया था पीवी कर्व, इस पीवी कर्व में तुमने कुछ चीजें देखी। पहला, तुमने देखा कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है, जैसे अगर कहीं साइकिल की बात है, साइकिल का मतलब क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट का सेम हो जाना। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तभी वो साइकिल कहलाता है। तो साइकिल अगर साइक्लिक प्रोसेस हो तो उस कंडीशन में तुमको जो वर्क चाहिए वो सिर्फ साइकिल के एरिया से मिल जाएगा, वो सिर्फ साइकिल के एरिया से मिल जाएगा। अब यहाँ पे दो बातें काम की आती। कैसी? अगर मान लो हमारा साइकिल क्लॉकवाइज है या फिर वो हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो तुम जानते हो वर्क जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज जब होता है तो वर्क हमारा निगेटिव होता है। ये बेसिक बातें अपने को आना चाहिए। और क्या आना चाहिए? और बात समझ में आनी चाहिए इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी बहुत अच्छा है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता,
वर्क और हीट तो पाथ पे डिपेंड करते हैं। इंटरनल एनर्जी, अच्छा लिखने का स्टाइल डेल्टा यू से फेमस है, और ये डेल्टा यू पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, डेल्टा यू पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है भाई, किसी भी पाथ से जाओ डेल्टा यू सेम मिलेगा, और यही डेल्टा यू सेम होना कभी कभी दो इक्वेशन बनाने के काम आता है, इक्वेशन को इक्वेट करने में, आगे क्वेश्चन मिल जाएगा। अच्छा, अब बात समझ में आना चाहिए, अगर मैं डेल्टा यू की चर्चा करूं और प्रोसेस मैं कह दूं कि साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में अगर कोई मेरे से पूछे डेल्टा यू को, तो मैं आराम से कह सकता हूं 0, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0। साइक्लिक प्रोसेस समझिए, साइक्लिक प्रोसेस मतलब तुम ऐसे चले हो और ऐसे वापस आ गए हो, जहां से चले वहीं पे आ गए, साइक्लिक प्रोसेस। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसके बाद से अब इसमें क्वेश्चन की कहानी शुरू हो जाती है। जैसे पहला सवाल मैंने आपको लिखने के लिए बोला था, इसलिए बोला था कि इसी बहाने आप क्वेश्चन भी पढ़ के रेडी रहेंगे, इसीलिए इसको लिखने के लिए बोला था। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर किया हुआ है इसको। अब आइए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, बात को समझे। कह रहा है मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है, जैसे ही मैंने मोनोएटॉमिक देखा तुरंत मन में बात आ गई कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को मुझे 3 लेना है। आइडियल गैस एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, बहुत बढ़िया, कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, तो बात एक एक समझनी है। कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है भाई, कांस्टेंट प्रेशर मतलब बात अगर सी की हो तो सीपी पे चर्चा होनी है। अच्छा, विथ हीट क्यू सप्लाइड, ओके, fraction of q, fraction of q which goes as work done by the gas, by the gas, by the gas, समझना, fraction of q which goes as work done by the gas। ओके, इसका क्या मतलब है, इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इस सेंटेंस का यहां से लेके यहां तक का जो सेंटेंस है, इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, इसका मीनिंग समझो। फ्रैक्शन किसका, क्यू का। जैसे पूछते ना 100 में कितने नंबर लाए, तो पूरा नंबर तो 100 है, तो उस पूरे नंबर क्यू में से काम कितना हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तुम जानते हो, तुम्हारे पास रिलेशन पता है, तुम जानते हो कि जो पूरा हीट होता है डेल्टा क्यू, उसमें से दो ही चीजें निकलती है, एक तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में और एक वर्क डन होने में। पूरा तो क्यू है, उसमें से वर्क हुआ होगा कुछ और कुछ ने इंटरनल एनर्जी को बदला होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ओवरऑल जो अमाउंट है वो कितना है, क्यू, और उसमें से डब्लू काम हुआ होगा। 100 में से, जैसे तुम स्कोर लेके आते हो, मान लो 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ और तुम स्कोर लेके आए 70, तो क्या लिखते हो, 100/70 थोड़ी लिखते हो, तुम लिखते हो 70/100, मतलब यही तुम्हारा वर्क है। और ये था टोटल, तो टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाँ टोटल लिखना है तो टोटल हमेशा नीचे लिखा जाएगा, टोटल हमेशा नीचे लिखा जाएगा, ये बुद्धि आनी चाहिए। अब उल्टा कर दोगे तो तुम महान हो, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा रुक के समझा दिया कि W/Q होगा, Q/W नहीं होगा। मतलब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है W/Q पूछा है हमसे। आओ अब इसी पे चर्चा करते हैं भाई, हमको अब तो श्योर हो गया W/Q पूछा गया है। अब W हम सीख के आए हैं उधर से, बहुत तरीके से सीख के आए हैं, और एक तरीका उसमें था NR इंटू डेल्टा टी। क्यों NR इंटू डेल्टा टी, अरे भैया इसने कहा ना कांस्टेंट प्रेशर, इसने कांस्टेंट प्रेशर कह दिया है, तो NR इंटू डेल्टा टी, P इंटू डेल्टा भी होता है, उसको हम इस स्टाइल में बड़े आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, Q की बात, हीट याद है तुमको, NCP डेल्टा टी, अभी लिखा है इसको, अभी लिखा है NCP डेल्टा टी।
NCP डेल्टा टी। आराम से, अगर आपको पुराने रिजल्ट याद हों तभी बात बनेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पुराने फॉर्मूले सारे पता होना चाहिए। क्यू 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 NCP डेल्टा टी, क्यू NCP डेल्टा टी। अब खत्म है, डेल्टा टी से डेल्टा टी खत्म, अब n से n खत्म, तो क्या बचेगा? ऊपर बचेगा R अपॉन CP, R अपॉन CP, CP CP, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो R अपॉन CP, CP, अब CP पे भी विचार करना पड़ेगा। चलो फिर से चलते हैं। इसने कहा मोनो एटॉमिक है तो F3 है, तो CV 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 और CP आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मैं लिख देता हूं क्या क्या बात इसमें आपको पता होनी चाहिए। देख क्या क्या हमने यूज किया। एक तो हमने Q का रिलेशन यूज किया। Q क्या होता है? हमें तो याद होता है MS डेल्टा टी, लेकिन ये कहाँ बोल सकते हैं? ये बोल सकते हैं सॉलिड में या फिर लिक्विड में। जब गैस की बात हो तो M का काम कौन करता है? मोल, और S का काम कौन करता है? C, और ये डेल्टा टी तो एज इट इज रहता है। चूंकि इसने कहा था कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे इस Q के जगह पे तुमने CP लगा दिया, तो ये वाला तो आपको क्लियर हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए? देखिए दूसरी बात समझिए, हम जब मोनो एटॉमिक की बात करते हैं, मोनो एटॉमिक के केस में आप जानते हो जो CP की वैल्यू होती है आपको याद होना चाहिए 5R/2। इसमें इफ बट नहीं होना चाहिए। मोनो के लिए CP 5R/2, तो बस यहाँ पे जस्ट कीप द वैल्यू 5R/2। अब कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो गया। तो यहाँ से क्या रिलेशन आया? W/Q मेरा आ गया। अब ये R कैंसिल है और ये ऊपर से आ जाएगा 2/5, 2/5, मतलब कि टोटल 5 में से 2 वर्क हो गया। कोई पूछे कि कितना परसेंट वर्क हुआ, परसेंटेज कोई पूछे, परसेंटेज कोई पूछे तो क्या कहोगे? फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? देखो 5 20 गुने 2 40, 40% काम हुआ है, 40% काम हुआ है। और सोच के देखो एक रिलेशन सोच के देखो कि जो टोटल हीट आती है, जो टोटल हीट आती है, उस टोटल हीट के 2 ही काम होते हैं, एक इंटरनल एनर्जी बदलो और दूसरा काम कर लो। तो 40% अगर वर्क हुआ है तो ऑब्वियस बात है कि 60% जो एनर्जी आई होगी, 60% जो एनर्जी आई होगी वो कहाँ गई होगी? 60% इंटरनल एनर्जी, 60% इंटरनल एनर्जी में गई है हीट। सोचो जो टोटल हीट था उसका 40% अगर वर्क हुआ है तो 60% इंटरनल एनर्जी में गया। ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। आज के लेक्चर का टारगेट है कि तुमको कौन कौन से फॉर्मूले हिंट कर रहे हैं। आज क्लास खत्म होगी तो सारे न्यूमेरिकल्स निकालना, इसमें यूज होने वाले सारे फॉर्मूले को अपनी फॉर्मूले वाली कॉपी में लिखना और लिख के भूल जाना, कभी मत पलटना उसको। पलटोगे तो तुमको याद हो जाएगा। और अगर रोज रोज अगर फिजिक्स को आधा घंटा रिवीजन करने की आदत डाल लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सब गलती मत कीजिएगा। फिजिक्स रोज रिवीजन करने की चीज थोड़ी है। फिजिक्स तो अपन तब रिवाइज करते हैं जब टेस्ट आता है, एकदम उसी दिन आधे घंटे 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले आके रिवाइज करते हैं। फिर मुझे मैसेज करना इतना ज्यादा सिलेबस है मैं कैसे करूं, कोई उपाय बताओ। फिर मैं बोलूंगा कम से कम इतना कर लो, फिर मैं बोलूंगा कम से कम उतना कर लो। ऐसे ऐसे सिलेक्शन होता है। रोज अगर पढ़ लोगे, रोज रिवीजन कर लोगे, रोज अगर रिवीजन करोगे, रोज फॉर्मूला याद करोगे, तब तो फिजिक्स आ जाएगी ना यार। ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। आंखों से सवाल कीजिए, 2-4 आदत डेवलप करो। क्वेश्चन आंखों से करेंगे, पेन यूज नहीं करना है। आप पर्यावरण के प्रति जवाबदेह बनिए, पेपर पेन वेस्ट नहीं करना है, आंखों से सवाल करके काम चलाना है। और सुनने की आदत डालिए, बढ़िया। पेन मत चलाओ, बस मैं बोलूं और तुम उसको अच्छे से सुनना। सुनने से क्या होता है कि सुनने से आप एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ती है। मन ही मन तुम चेक करते हो कि अरे ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहे, कोई मैथ्स तो नहीं आ रहा। तुम बैठे बैठे आराम से चेक करते रहो। दोनों हाथ सेफ रखो। हाँ, एक डंडा खरीद लो, मुंह में रख लो और बस Y और Z दबाने के लिए काम कर लेना।
अब डंडा नहीं तो फिर आता होगा कोई डिवाइस, एआई से कोई व्यवस्था कर लीजिएगा। आइए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। व्हेन एन आइडियल गैस, अच्छा आइडियल गैस, अच्छा कैसा, तो डाइएटोमिक। डाइएटोमिक का क्या फायदा है भाई, हमसे किसी ने कह दिया डाइएटोमिक, डाइएटोमिक के बारे में तुम क्या क्या जानते हो? एक तुम जानते हो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, पहली बात। दूसरा तुम जानते हो कि वहां से सीबी पूछा जाएगा तो मैं उसको लिखूंगा 5r/2, ठीक है। और तीसरा तुम क्या जानते हो, सीपी पूछा जाएगा और जोड़ दूंगा एक, तो ये क्या बन जाएगा 7r/2। ये कुछ इंफॉर्मेशन है डाइएटोमिक के लिए जो तुम पहले से जानते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा समझना, अब इसने कहा है पहली बात कि कांस्टेंट प्रेशर की बात इसने कह दी, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर की बात कह दी, बहुत अच्छी बात है। तो भाई चलो ये बात है कांस्टेंट प्रेशर की, ओके डन। अब सुनना, द फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी, अच्छा ठीक है, अभी बात कुछ और है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है किसका, हीट एनर्जी का सप्लाइड विच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी। अब तुम्हारे मन में घंटी बजी होगी, ये कह रहा है कि बताओ जितनी हीट थी कितनी थी, क्यू कितने नंबर थे 100, तुम्हारे कितने आए, ऊपर लिखते हैं। तो ऊपर तुमने लिखा डेल्टा यू, इसने ये पूछा है, तो आपको डेल्टा यू अपॉन क्यू फाइंड करना है। आओ फाइंड करें, तो डेल्टा यू अपॉन क्यू, ओके डन। डेल्टा यू, अभी अभी डेल्टा यू का फॉर्मूला आज आते के साथ लिखा था, डेल्टा यू का फॉर्मूला आज रिवीजन के समय लिखा था। सबसे पहले ये देखो डेल्टा यू का फॉर्मूला, ये देखो क्या लिखा था हमने, डेल्टा यू का छोटा सा शॉर्ट फॉर्म एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा वी का फॉर्मूला छोटा सा ये देख एन सी वी डेल्टा टी। और क्या ये कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, नहीं, ऑलवेज वैलिड, वो तो हमने F/2R। अब देखना क्या ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे लगाएंगे, नहीं, हमेशा लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। शॉर्ट फॉर्म लगाने से फायदा है, कैसे फायदा है, कैसे फायदा है ये मैं तुमको दिखाता हूं, देख शॉर्ट फॉर्म लगाने का फायदा। अब देखो डेल्टा यू छोटा सा, इसका शॉर्ट फॉर्म याद हो जाना चाहिए, एन सी वी डेल्टा टी, शॉर्ट फॉर्म एन सी वी डेल्टा टी अपॉन क्यू, क्यू क्यू, क्यू को तो हम जानते हैं एन सी पी डेल्टा टी लिखेंगे। तुम बोलोगे क्यू के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो, मैं बोलूंगा भाई वही बात, पहली वाली बात, मैं तो क्यू का एक ही फॉर्मूला जानता हूं, मैं क्यू का एक ही फॉर्मूला जानता हूं, क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। एम नहीं, गैस की बात है, मोल लिखो, एस नहीं, यहां सी लिखो, लेकिन क्वेश्चन में देखो उसने कह दिया कांस्टेंट प्रेशर, तो अब मजबूरी हो गई सीपी लिखना पड़ेगा, और डेल्टा टी तो है ही सही। तो ये सोच डेवलप होनी चाहिए, अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब आप काट पीट करिए, देखिए एन से एन खत्म, डेल्टा टी से डेल्टा टी खत्म, तो ये क्या बच रहा है, ये सीवी अपॉन सीपी बच रहा है, सीवी अपॉन सीपी बच रहा है। दोनों तुम जानते हो, तुम सीवी को पहचानते हो 5r/2 होता है, तुम सीपी को भी जानते हो 7r/2 होता है, साढ़े r/2 गए, 5/7 दिख रहा है, तो ये वैल्यू आ गई 5/7, 5/7, और 5/7 ऑप्शन में ये रहा, ये है, ये 5/7 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सोचे, बिना काट पीट के आंसर आ सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये देखिए, ये देखिए अब की बार क्या दिया इसने, वॉल्यूम, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिया है, ये अच्छी बात है, हमको वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है भाई, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिया है। थोड़ा सा ग्राफ पे फिर से एक चर्चा कर लेते हैं पहले, तब वहां पहुंचेंगे। ग्राफ पर चर्चा, अच्छा क्या चर्चा कर सकते हैं, देखो अगर मान लीजिए किसी ने कहा कांस्टेंट प्रेशर,
कांस्टेंट प्रेशर। ओके, मेरे पास इक्वेशन क्या है, वो है PV इक्वल्स टू म्यू आर टी। ठीक है, मानता हूं। अगर किसी ने कहा कांस्टेंट प्रेशर है, तो भाई कांस्टेंट प्रेशर है तो भाई P कांस्टेंट, ठीक है मान लिया, और म्यू कांस्टेंट होता है, R कांस्टेंट होता है, यानी कि तुम कह सकते हो V की डिपेंडेंसी डायरेक्टली हो रही है टेम्परेचर के साथ, तो तुम उसको कहोगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ग्राफ कैसा दिखेगा, अब ये ग्राफ कैसा दिखेगा, तो तुम कह सकते हो कि ग्राफ का नेचर इस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। ग्राफ का नेचर ऐसा दिखेगा, यहाँ V दिखेगा और नीचे टेम्परेचर दिखेगा। कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। थोड़ी सी इसमें एक मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़ा सा यहाँ वाली लाइन को क्वेश्चन कभी कभी डॉट से दिखा देता है, क्योंकि 0 केल्विन पे स्टडी पॉसिबल नहीं होती, इसलिए ग्राफ को, लेकिन नेचर समझो, नेचर स्ट्रेट लाइन है तो आपको ग्राफ देख के समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या करेगा, क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाता हूं। इन क्वेश्चन मान लो उसको कहना है फॉर कांस्टेंट प्रेशर, उसको ये बोलना है कांस्टेंट प्रेशर। क्या करते हैं वो, दे सिंपली गिव अ ग्राफ। ग्राफ किसके बीच, तो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और ग्राफ देख के आपको समझना पड़ता है कि हाँ भाई ऐसा ग्राफ है तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। आप नीचे से खींच दो, दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा है प्रिसाइज स्टडी के लिए थोड़ा नीचे वाले पोर्शन को, कुछ पोर्शन को वो डॉटेड कर देंगे, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको ऐसे डॉटेड कर देते हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, उसी पे बेस्ड सवाल है। इसने वही किया है, इसने वही किया है, तो आपने क्या किया, आपने ग्राफ देखा, ग्राफ देखा, सबसे पहले आपने ग्राफ देखा, और ग्राफ देखते ही आपने पकड़ लिया कि प्रेशर कांस्टेंट है, आपने पकड़ लिया कि प्रेशर कांस्टेंट है, टेंशन नहीं है। अब जैसे ही आपने प्रेशर कांस्टेंट पकड़ लिया, तो आपसे कोई पूछे बताओ यहाँ पे हीट कितना होगा, अब तुमको प्रैक्टिस है ms डेल्टा टी वाला स्टाइल, उसको तुम बोलोगे NCP डेल्टा टी, तुरंत पकड़ लोगे। अब देखो अब क्वेश्चन चाहता क्या है, कह रहा है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ 2 मोल्स ऑफ हीलियम। हीलियम, अब ये भी बदमाशी कर गया, इसने हीलियम बोल दिया। अब डाई मोनो तुम पे छोड़ा है कि तुम समझो कि डाई है या मोनो है। आपको हीलियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हीलियम बोले तो He, और आपको अच्छे से पता है ये मोनो है, ये मोनो है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, हीलियम मोनो है। अच्छा अब समझना, कह रहा है कि आपको ग्राफ दे रहा हूं कितने का, 2 मोल हीलियम का, आप बताओ रेशियो बताओ, हीट एब्जॉर्ब एंड वर्क डन। अब की बार फ्रैक्शन नहीं पूछा भाई, अभी ध्यान से लैंग्वेज समझो, इसने रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है किसका, तो पहले कह रहा है हीट रखो और फिर कह रहा है वर्क रखो। तो अब की बार अगर तुमने ऊपर में फ्रैक्शन जैसा सोच लिया, अगर मान लो ऊपर में तुमने क्या रखना है, हीट, ये देखो, और नीचे क्या रखना है, वर्क। जो रेशियो है ना, रेशियो तो जैसा कहेगा वैसे रखना है, हीट अपॉन वर्क। ओके डन। हीट, हीट बोले तो क्यू, हीट बोले तो क्यू, इससे पहले में क्यू तुमने नीचे रखा था क्योंकि उसने फ्रैक्शन पूछा था, परसेंट पूछ रहा था कितने परसेंट नंबर आए, तो भाई 100 के हिसाब से देखते हैं, मेरे आए 15, तो 15/100 लिख के देते ना गुरुजी कितने नंबर आए तुम्हारे, ऐसे आओ समझते हैं। हीट क्यू, क्यू नहीं, क्यू के जगह पे मैं लिखूंगा म्यू सीपी और साथ में डेल्टा टी अपॉन वर्क। वर्क मैं जानता हूं, कांस्टेंट प्रेशर का वर्क NR डेल्टा टी होता है, P इंटू डेल्टा बी का दूसरा स्टाइल NR डेल्टा टी। अब ये चीज होनी चाहिए, एक को म्यू लिखा है तो इसको भी म्यू लिख देते हैं,
पता चले कि नया कुछ आ गया। लो भैया तू भी म्यू, म्यू से म्यू चले गए, म्यू से म्यू चले गए, और उसके बाद से डेल्टा टी से डेल्टा टी चले गए। तो आइए क्या मिला, हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ऊपर में हीट, नीचे में वर्क। कितना आया, सीपी, नीचे आ गया आर। सीपी मोनो के लिए, मोनो के लिए ये होता है 5r/2। सीबी में आप सीधा जोड़ दीजिए उसको, आर को। अच्छा नीचे क्या आ गया, आर कट गया, क्या बचा भैया 5/2। 5/2 मोनो एटॉमिक है, इसीलिए सीपी की वैल्यू 5r/2 रखी। ये है बात, ये आपका आंसर है 5/2 जो आपको आना चाहिए। कहाँ है 5/2, यहाँ है 5/2। ले भैया तू बन जा आंसर, ये है बात। अब इस पे आइए 4 नंबर पे, 4 नंबर पे बिल्कुल सब सही कर रहे हैं, आप लोग जीनियस हैं। इसमें कह रहा है, इसका आंसर बताओ पहले, इसका आंसर बताओ तो, सब लोग बताओ, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ। ऐसे लिखा करो, 4 और डैश दे के लिखा करो क्या आंसर है, इसलिए क्वेश्चन नंबर लिख के भेजा है, पता चला मैं कोई पुराना आंसर देख लिया। 4 और फिर लेके लिखो, यहाँ भाई 4 का आंसर ये है। इतना टाइम लगा रहे हो मतलब पढ़ के नहीं आए हो। 4 का 1, 4 का 1 कह रही है अनामिका, नंदिनी, सुहानी। चलिए सब लोग 1 कह रहे हैं। सिमरन आई बोली सब 1 कह रहा है, चलो भैया हम करे 2, हम करे 2। बहुत बढ़िया, आइए समझते हैं क्या हो रहा है। इसमें ग्राफ पहले पीवी का है, तो भाई इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरे पास अगर कोई कहे पीवी ग्राफ है, और पीवी ग्राफ में, और वो भी, और सोने पे सुहागा हो जाता है जब पीवी ग्राफ देके वर्क पूछ दे, इससे सस्ता क्या होगा जीवन। तो आप यहां निकालते हो एरिया, एरिया किसके तरफ, तो वॉल्यूम एक्सिस पर, वॉल्यूम एक्सिस पर आप एरिया निकालते हो। पूरा नाम है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, माना वॉल्यूम एक्सिस पे निकलेगा। अब इसमें बात समझना, वॉल्यूम धीरे धीरे आगे जाने में, 1 to 2 जाने में वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, माना प्रेशर ऊंचा नीचा हो रहा है, लेकिन भाई अपने को तो एरिया निकालना है। एरिया निकाला, मान लो कोई इस समय एरिया चाहता है, तो इतना पोर्शन काउंट कर लेगा। किसी सर्टेन टाइम में अगर मान लो वॉल्यूम इतना था तो इतना एरिया, कोई कहेगा नहीं भाई मैं तो थोड़ी देर के बाद में यहाँ का एरिया चाहता हूँ, तो भाई पूरा निकाल लेना। तो थोड़ा देर वॉल्यूम बढ़ा, एरिया तो बढ़ रहा है, सोच के देखो। फिर कोई कहेगा नहीं 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 नहीं, मैं तो भाई बाद की निकालूंगा, तो कहेगा भाई तू तो पूरा निकाल, फिर तो इतना निकाल, फिर तो इतना निकाल, फिर तो इतना निकाल। कोई कहेगा नहीं मैं तो पूरे 2 तक जाऊंगा, पूरे 2 तक जाऊंगा, तो भाई पूरे 2 तक जाएगा तो पूरा एरिया निकाल। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं एरिया लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब वर्क डन जो होगा लगातार बढ़ेगा, मतलब उसको तुम बोलोगे कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। ये बात समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट इंक्रीज डिक्रीज वाली बात जो है बस कंफ्यूज करने के लिए है। आप एरिया अंडर द कर्व, अब आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, एरिया अंडर द कर्व बढ़ता जाएगा, इसीलिए वर्क डन लगातार बढ़ेगा। बढ़िया सवाल, सिली मिस्टेक वाला सवाल, सिली मिस्टेक वाला सवाल। अब ये फोटो है, इस फोटो को तो मैं थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, इस फोटो को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को ऐसे। ये क्वेश्चन तो आपका ठीक है, लेकिन मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, तब आपको वो सिखाऊंगा, तब आपको वो सिखाऊंगा। देखना मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। मैं तुमको थोड़ा सा इलिप्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इलिप्स,
ऐसे मैथ्स में तो पूरा चैप्टर ही पढ़ते हैं इलिप्स। अब आप देखिए इलिप्स और एक प्राणी है जिसको बोलते हैं सर्कल। सर्कल बिल्कुल सुलझा हुआ होता है, मतलब इलिप्स का स्पेशल केस अगर निकालोगे ना, इसका स्पेशल केस वो होता है सर्कल। जैसे इलिप्स कोई बोले तो तुम ऐसे ड्रॉ करते हो, और सर्कल ड्रॉ करने का हो तो ऐसे ड्रॉ करते हो। मतलब इसमें कुछ तो बात रही होगी, वो बात क्या है समझिए। इलिप्स ड्रॉ करना होता है तो ठीक है भाई, ऐसे इलिप्स ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से, और सर्कल ड्रॉ करना होता है तो आप सर्कल ड्रॉ करिएगा तो वो कुछ इस तरीके से। सर्कल की खासियत देखो, अगर ये दूरी, अगर मान लो ये दूरी a है तो ऊपर वाली दूरी भी a ही रहेगी, समझो। अगर किसी ने कहा कि भाई इसी को अलग नाम क्यों रखें, तो ये भी r बोलते हैं, उसको भी r बोलते हैं। लेकिन इलिप्स के केस में ऐसा नहीं होता। अगर ये दूरी a है तो इसके ऊपर की दूरी b हो जाएगी, और इलिप्स वाले केस में a नॉट इक्वल्स टू b होता है। लेकिन सर्कल में a और b दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए इसका एक कॉमन नाम रख देते हैं रेडियस। यहाँ ये जो a है, इस a का नाम होता है सेमी मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। अब यहाँ रेडियस नहीं बोलते। अच्छा, और जो b है, b का नाम हो जाएगा, सेमी तो तुमको लगाना ही पड़ेगा, और उसको छोटा है तो माइनर एक्सिस, तो उसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। अब नीचे वाले पे ध्यान दो, अगर सेमी मेजर और सेमी माइनर दोनों बराबर हो गए तब शेप ऐसा हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है, समझ गए। अब इसमें और कौन कौन सी बात समझ में आ सकती है, और भी बात यहां से निकल के आएगी, मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना। दूसरी लड़ाई होगी इसके एरिया को लेके, एरिया को लेके। अब सर्कल के एरिया में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सर्कल के एरिया में किसी को कोई दिक्कत नहीं। देख यहाँ पे एरिया, इसका एरिया लिखा जाएगा पाई इंटू ए इंटू बी, पाई इंटू ए इंटू बी, शॉर्ट में लिखना हो पाई ए बी। सोच, सर्कल का एरिया ये भी तो लिखा जाएगा पाई इंटू आर इंटू आर। सोच, इसमें भी ए बी ही लिखा तुमने, लेकिन यहाँ ए बी दोनों बराबर था, ये क्या बन जाता है, पाई आर स्क्वायर। और ये तुमको खूब याद होता है, लेकिन असली कौन है, इलिप्स। इलिप्स का एक स्पेशल वर्जन है सर्कल। जैसे इलिप्स का एरिया पाई इंटू ए इंटू बी, वहां ए और बी अलग है तो आंसर पाई ए बी आएगा। सर्कल का एरिया भी वही था, पाई इंटू ए इंटू बी, लेकिन यहाँ सर्कल में एक ही बात हो गई, ए और बी दोनों बराबर हो गए, इसलिए हमने नाम आर दे दिया और फॉर्मूला ऐसे आ गया। आंसर इसका भी पाई ए बी था और उसका भी पाई ए बी था। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। कैसे पता चले, कैसे पता चले कि हमको इलिप्स दिया हुआ है, क्योंकि इलिप्स का शेप कभी कभी वो सर्कल बना के ठग देगा। क्वेश्चन कैसे ठगता है देख, मैं लिख देता हूं, ठगने वाले सवाल, ठगने वाले सवाल। ये तुमको लगेगा सर्कल है पर होगा इलिप्स, सर्कल लगेगा लेकिन इलिप्स होगा, ये भी गजब बात है। कैसे होगा समझाता हूं। अब देख पूरा गोल बनाया, ये देख बढ़िया, पूरा गोल चकाचक, नो प्रॉब्लम। अब देखो ये इतना गोल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा देखो कैसे ये तुमको कंफ्यूज करेगा, कैसे ये तुमको कंफ्यूज करेगा, मैं बता रहा हूं। पहले इसको ड्रॉ कर दूं बढ़िया। ये देखो, ये हमने ग्राफ बनाया। मान लो यहाँ पे वॉल्यूम नीचे कुछ भी था, मान लो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, क्वेश्चन में नीचे वॉल्यूम दे रखा था, तो सपोज करिए मैंने भी यहाँ वॉल्यूम ले लिया और ऊपर मैंने प्रेशर ले लिया।
और यहाँ पे दिखा दिया 5 और यहाँ पे दिखा दिया 15 और यहाँ पे दिखा दिया 7 और यहाँ पे दिखा दिया 10। अब जरा देख, ये देखने में तो क्या लग रहा है, बढ़िया लग रहा है कि सर्कल है, देखने में सर्कल लग रहा है, बढ़िया हमने बना दिया, चलो भाई फोटो वोटो सब बढ़िया बना के सर्कल, देखने में सर्कल बना दिया। और तुमसे पूछ दिया वर्क डन, तुमसे पूछा वर्क, तो वर्क तुमने निकाला पाई आर स्क्वायर और ऑप्शन कुछ ऐसा बनाए जिसमें कोई भी रेडियस तुमको लगे, मान लो ये तुमको लगता है इसका रेडियस है 5 से 15 के बीच, मान लो ऐसा इसका रेडियस ऐसे तुम लिख देते, मान लो गलती ही करनी है तो तुम रेडियस यहाँ ले लेते कि पूरा 5 से 15 है, 10 है, तो रेडियस इसका कितना हो गया 5 का आधा, देखो सॉरी ये 5 से 15 के बीच 10 और रेडियस कितना हो जाएगा 5। तो अगर तुमने इसका रेडियस अगर यहाँ पे तुमने 5 ले लिया, 5 ले लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। सोच के देख, सोच के देख कैसे, क्योंकि ये तो इलिप्स है, तो ये कहानी तो फेल हो जाएगी। तो आपको देखिए गैप, देखो गैप, ये ऊपर का गैप कितना है 3 और नीचे का गैप देखो, नीचे का गैप कितना है 10। भाई आइडेंटिकल होते हर तरह से, ऊपर भी उतना ही नीचे भी उतना ही, तभी वो सर्कल होता। तो सर्कल लगेगा लेकिन होगा नहीं, होगा नहीं, ये इलिप्स होगा। तो यहाँ थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है, और वही ये क्वेश्चन चाह रहा था। बशर्ते इस क्वेश्चन में तो इसने कह दिया है परफेक्टली, इसने तो कह दिया है परफेक्टली सर्कुल साइक्लिक प्रोसेस, तो ये तो आसान हो गया। लेकिन मैंने तुमको एक्सट्रीम केस समझाए हैं कि अगर मान लो एक बार चेक जरूर करो, एक बार चेक जरूर करो। यहाँ पे कैसे चेक करोगे, यहाँ V1 V2 है और ऊपर से P1 P2 है, अब कैसे पता चलेगा कौन बराबर है। तो यहाँ क्वेश्चन में चूंकि कह दिया इसने परफेक्टली सर्कुलर और साइक्लिक प्रोसेस, तो यहाँ काम आसान हो गया है। लेकिन मान लो मुझे अगर ऐसी जानकारी नहीं होती तो फिर मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता, उस केस के बारे में बात करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा हूं। अगर सर्कल दिया है तब तो पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, हम इसको करना चाहते हैं इलिप्स वाले स्टाइल से, इसको हम करना चाहते हैं इलिप्स वाले स्टाइल से। इलिप्स वाले स्टाइल की आदत डाल लो, इलिप्स वाले स्टाइल की आदत डाल लो। मुझे सर्कल लगेगा, मुझे सर्कल लगेगा लेकिन वो सर्कल होगा नहीं, इसलिए इलिप्स वाले की आदत डाल लेनी है। और इलिप्स के केस में जब मेरे से एरिया पूछा जाता है तो पाई इंटू ए इंटू बी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है, ठीक है, मैं समझ गया। अब आओ यहाँ पे बात करते हैं, पाई तो ठीक है, इसका एरिया सॉरी इसका ए समझ लो। अब इसको एक इसका इधर होगा और एक इसका ऊपर होगा, इसका ए, ये वाला सेक्शन इसका ए होगा, ईमानदारी से सोचो ये होगा इसका ए। तो क्या ये V2 माइनस V1 करने के बाद जो भी आएगा उसका आधा होगा, सोचो ये V2 माइनस V1 में जो भी आएगा उसका आधा होगा, ये तुमने ए लिख दिया। अब आ जाओ B की बात करते हैं, अरे B ऊपर वाला होता है, ये होता है B, तो ये क्या होगा P1 और P2 का जो गैप होगा वो तो पूरा का पूरा डायमीटर होगा, है ना, ऊपर पूरी लंबाई, उसका आधा। तो मतलब आप इसको लिखोगे कि ऊपर कौन है, ऊपर कौन है P1 है ऊपर, ऐसे सावधानी से लिखना। P1 में से P2 घटा के उसका आधा लिखेंगे, उसका आधा लिखेंगे। अब मर्जी तुम्हारी, अगर तुम चाहते हो इसको सॉल्व करना फिर सॉल्व कर दो। तो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आप देखो तो यहाँ से 2 और 2 मिलके आ गए 4, तो कॉमन क्या लेने का, सीधे लिख दीजिए, ये तो पाई बाई 4 आ गया, पाई बाई 4, पाई ऊपर 2 और 2 4 हो गए और बचा बाकी प्राणी। तो एक तरफ से बचा V2 माइनस V1 और इसको मल्टीप्लाई करना है P1 माइनस P2 से। ये ऐसा आंसर है जो हमेशा वैलिड है। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या खासियत थी, इस क्वेश्चन में इसने कहा था कि परफेक्टली ये साइकिल है, मतलब इस क्वेश्चन का यहाँ पे ये आसान मैंने क्यों बोला, यहाँ पे अगर तुमसे मीनिंग
पूछा जाए तो ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि भाई यहाँ जो तू निकाल रहा है ना, ऊपर से P1 माइनस P2 बाई 2 करके जो भी तुमको आएगा वो एक्चुअली में V2 माइनस V1 अपॉन 2 के बराबर है। इसका मतलब इन शॉर्ट यहाँ का जो A है और इस B के बराबर है। ये क्वेश्चन को आसान कर गया, हमने टफ सिचुएशन सोचने का सिखाया है। इस बात को समझने की कोशिश करनी है। बिल्कुल PR नंदनी सही है आपका। चलिए ये है, इसको करिए। साइक्लिक, पहली बात इसमें समझिए, पहली बात इसमें समझिए, पहली बात, ये जो प्रोसेस तुम देख रहे हो ये प्रोसेस साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है। क्योंकि देखो एरो देखो, ऐसे गया, ऐसे गया, और दूसरा एरो देखो, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया। तो ये साइक्लिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम नहीं है। इनिशियल और फाइनल सेम रहता तो एक प्रोसेस होता पूरा का पूरा, या तो क्लॉकवाइज होता या तो एंटी क्लॉकवाइज होता। तो ये पहली बात साइकिल नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि ये जो एरो इसमें बना हुआ है, तो इसके एरो से वर्क डन बाय द गैस हो रहा है या ऑन द गैस हो रहा है, ये तुम बता नहीं सकते। ये बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो एरो बना हुआ है, एरो के जो साइन होते हैं, एरो के साइन से आप बता नहीं सकते। यू कैनॉट से, यू कैनॉट से क्या तो वर्क ऑन द गैस है और बाय द गैस। ये अंदाजा नहीं लगता, एरो के साइन से पता नहीं लगता, आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। अब आप समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हेन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B वाया ACB, वाया ACB, इधर लेके चलता हूं इसको, ACB। ACB जाने का क्या मतलब? ACB जाने का मतलब है पहले ऐसे जाओ और उसके बाद ऐसे जाओ, दिस इज कॉल्ड ACB। तो जब आप ACB जाते हो तो 100 कैलोरी इज गिवन टू द सिस्टम, 100 कैलोरी इज गिवन टू द सिस्टम, ऑलराइट, 100 कैलोरी इज गिवन टू द सिस्टम। बात ACB की हो रही है, इसको समझिए, कहां से? A से C, C से B। अब हीट वीट का लेन देन चल रहा है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। अच्छा ठीक है, माना। उसका मतलब क्या है कि जो डेल्टा क्यू होता है वो DU के साथ डेल्टा W जोड़ के आएगा। इसने कहा था कि भाई थर्मोडायनेमिक सिस्टम में उसको A से जब तुम C ले गए हो B पाथ से होते हुए, तो 100 कैलोरी, 100 कैलोरी हीट इज गिवन टू द सिस्टम, 100 कैलोरी हीट इज गिवन टू द सिस्टम। चल भाई, डेल्टा क्यू को 100 रख दिया। अब देखना, अब देखना, अब सुनना, इसमें कह रहा है कि 60 कैलोरी वर्क हुआ है। चलो भाई, डी यू प्लस यहाँ 60, तो इससे क्या मिला? इससे बस इतना मिला कि डी यू की वैल्यू आ गई मेरे पास 40 कैलोरी, 40 कैलोरी।
मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पाथ अलग अलग होने से डी नहीं बदलता और डी की वैल्यू निकालने से इक्वेशन बनाने में मदद मिलेगी। तो एक बार हमने डी निकाल लिया, ईमानदारी से सोचो वही डी इस एडीबी वाले पाथ में भी तो होगा, वही डी इस एडीबी वाले पाथ में भी तो होगा। अब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। अब आप अगला प्रोसेस पे चलो। अगला प्रोसेस क्वेश्चन ने कहा था कि अब आप चलिए ए से डी जाइए और इस डी से बी जाइए। ये क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि ठीक है भाई, ए से डी जाइए और डी से बी जाइए। ओके डन। एडीबी में इसने कहा कि अगर तुम ए से डी गए और डी से जब तुम बी गए और वापस से जब तुम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में सोचोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस यहां से तुम लगाओगे डेल्टा डब्ल्यू। तो भाई यहां से इसने पूछा कि अब अगर एडीबी की बात हो रही है तो जो वर्क डन हुआ है वो 20 कैलोरी का है। ठीक है, मान लिया। तो इसके जगह पे मैंने तो रख दिया 20 कैलोरी और फिर बात समझने लगा तो ये डी जो होगा, ये डी तो सेम रहेगा, इसको पाथ से मतलब नहीं है। तो ये डी की वैल्यू वही जो पहले थी और वो कितनी थी 40। तो इसके चक्कर में ये जो डेल्टा क्यू बन के आ रहा है ये आ रहा है 60, ये आ रहा है 60। ये बात समझ में आनी चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो भाई ये कैसे हुआ? अगर प्रोसेस कोई भी चला लो, जैसे तुमने एक बार इसको ए से लेके सी ले गए और सी से लेके बी ले गए, चलो मान लिया। दूसरी बार में तुमने क्या किया, ए से लेके डी ले गए और उसके बाद डी से लेके बी ले गए। अब मजे की बात यह है कि इस रास्ते में अगर DU1 हुआ है और इस रास्ते में अगर DU2 हुआ है तो तुम्हारा DU1 इक्वल्स टू DU2 होगा, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पर इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये अच्छी बात समझ में आ गई कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और इसी कारण से जो इसका आंसर आया है वो आया है 60 और ये तुम्हारा आंसर 60 कैलोरी। दिस विल बी द आंसर। ऐसे 60 कैलोरी विल बी द आंसर। बात सिंपल है, सोचने का है, अच्छे से आप इसको कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद एक सवाल दिया है, ये आपको दिया है होमवर्क के लिए। ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसको दिया है कि आप इसको अब ट्राई करिए एज अ होमवर्क, और उसके बाद आज रात को जो क्लास होगी उसमें हम फिर से इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, 9:30 बजे से करेंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर इसी को प्रोसीड करेंगे। अभी आप रेस्ट करिए, इस क्वेश्चन को वापस से करिए, अच्छे से नोट्स कर लो, फार्मूला कॉपी अपडेट कर लो, जिस फार्मूले का जहां यूज हुआ है, जहां पे मैंने थोड़ा अलर्ट कराया है, सब पे ध्यान देके बढ़िया से अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिए। ठीक है, शाम को मिलेंगे फिर। धन्यवाद।